जुमेरात 2 अप्रैल के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। सदर ट्रंप का कौम से खिताब, कहा कि हम अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान को शदीद ज़रबे देंगे और उन्हें पत्थर के ज़माने में वापस भेजेंगे जहां से वो ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर ईरान मुआहदे में ताउन नहीं करेगा तो अमेरिका तमाम बिजली घरों पर बमबारी करेगा। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. ईरान की अमेरिका और इसराइल को तबाहकुन और वसी तर हमलों की जवाबी धमकी। هیئت حاکمه آمریکای متجاوز و شرکت‌های جاسوسی وابسته اعلام کرد مؤسسات اصلی مؤثر در عملیات تروریستی اهداف مشروع ما خواهند بود. बरतानिया और इसराइल की कार्रवाइयां, ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। इसराइली हमलों में हिजबुल्लाह के कमांडर हलाक। जानिए ईरान में इंटरनेट ब्लैक आउट होने के बावजूद ईरानी कैसे ऑनलाइन हैं। ईरान में रहने वालों के लिए अपनी हालत ज़ार के बारे में बाहर की दुनिया को बताना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद कुछ ईरानियों ने हम तक रसाई हासिल की है ताकि हमें अपने ख़ानदानी इख्तलाफात के बारे में बता सकें। ये भी जानिए कि सदर ट्रंप के बयानात के बाद इसराइल का क्या रद्द-ए-अमल है। कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये सब अब भी एक पेचीदा हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है। उनके मुताबिक आने वाले हफ्तों में अमेरिका की जानिब से ज़मीनी कार्रवाई का इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता। इसराइली हमलों से लेबनान में अब तक 1200 शहरी हलाक और 10 लाख बेघर। एक और इजरायली हमला। इजरायलियों का कहना है कि ये सब उनके अपने लोगों की हिफाजत और ईरान की हलीफ लुबनाई मिलिशिया और सियासी तहरीक हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए ज़रूरी है। दुनिया की तवज्जो ईरान और मशरिक़ वुस्ता पर मरकूज़ है। ऐसे में इजराइल लुबनान पर बहुत शदीद हमले कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म का कहना है कि ईरान में मज़ीद क्या हासिल करना बाकी है, ये अभी वाज़े नहीं। Now it's the Australian way that people want to do their bit. And there are simple ways that you can. You should go about your business and your life as normal. Enjoy your Easter. बरसों की मेहनत और 93 अरब डॉलर का खर्चा, नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन अपने 4 खलाबाजों के हमरा चांद की जानिब रवाना कर दिया। 9, 8, 7, RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. और ये भी जानिए कि 80 की दहाई से खार्ग जजीरे पर ट्रंप की नजरें क्यों लगी हुई हैं। आबनाए हुर्मुज़ के शुमाल मगरिब में वाक़े इस छोटे से जजीरे पर सदर ट्रंप की नजरें 40 साल से लगी हुई हैं। तब एक बिजनेसमैन की हैसियत से दिए गए इंटरव्यू में जब उनसे मफरूज़े पर मबनी सवाल पूछा गया था कि अगर वो अमेरिका के सदर होते तो ईरान से क्या सलूक करते, उन्होंने दूसरी बातों के साथ ये भी कहा था, मैं उनके जजीरे खार्ग पर कब्जा कर लूँगा। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी अवाम से खिताब करते हुए ईरान के साथ जारी जंग की ताज़ा सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा कि आज रात ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी है, फ़िज़ाइया तबाह हो गई है और कई रहनुमा हलाक हो चुके हैं। सदर ने बताया कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को 1 माह मुकम्मल हो चुका है और ईरानी मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की सलाहियत नुमाया तौर पर अब महदूद हो चुकी है। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में ईरान के जौहरी प्रोग्राम का भी जिक्र किया और कहा कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के इंतहाई करीब था। इस दौरान गुज़िश्ता 47 बरसों में ईरान या उसके हिमायत याफ्ता गिरोहों की जानिब से दहशत गर्दाना इक़दामात और अमरीकी शहरियों पर हमले किए गए। उन्होंने इस निज़ाम को गुंडागर्दी और कातिल करार देते हुए कहा कि ऐसे रहनुमाओं को एटमी हथियार नहीं मिलने चाहिए। For years, everyone has said that Iran cannot have nuclear weapons, but in the end,
Those are just words if you're not willing to take action when the time comes. As I stated in my announcement of Operation Epic Fury, our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's Navy, which is now absolutely destroyed, hurting their Air Force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Their missiles are just about used up or beaten. ट्रंप ने अमेरिकी इत्तेहादियों खास तौर पर इसराइल और खलीजी ममालिक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अमेरिका उनके नुकसानात या नाकामी को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने वाजे किया कि ईरान ने इन ममालिक पर बिला जवाब हमले किए, इसलिए जौहरी हथियारों की इजाजत नहीं दी जा सकती। सदर ने दावा किया कि अमेरिका अपने फौजी अहदाफ हासिल करने के बहुत करीब है और जंग के मुआशी असरात से निमटने के लिए भी तैयार है। We celebrate this progress. We think especially of the 13 American warriors who have laid down their lives in this fight to prevent our children from ever having to face a nuclear Iran. Twice this past month, I have traveled to Dover Air Force Base, and it's been something. I wanted to be with those heroes as they return to American soil, and I was with them and their families, their parents, their wives, their husbands. सदर ट्रंप ने बढ़ती हुई तेल की कीमतों को ईरान की कार्रवाइयों से जोड़ा और कहा कि जिन ममालिक को तवानाई की जरूरत है उन्हें आबनाए हुर्मुज खुला रखने में किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब बैरून मुल्क से तेल हासिल करने का मोहताज नहीं और अमेरिकी फौजी ताकत अब नाकाबिले शिकस्त है। Close, I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. Many Americans have been concerned to see the recent rise in gasoline prices here at home. This short-term increase has been entirely the result of the Iranian regime launching deranged. अपने खिताब में सदर ट्रंप ने साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दौर में होने वाले जौहरी माहदे को गलत करार देते हुए उसके खात्मे पर फख्र का इजहार किया और जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र किया, जिसमें ईरानी जौहरी तनसीबात को तबाह किया गया था। सदर ने कहा कि अमेरिका मुनज़्ज़म तरीके से ईरान की इस सलाहियत को ख़त्म कर रहा है ताकि वो अमेरिका को ना धमकी दे सके और ना ही अपनी सरहदों से बाहर ताकत का मुजाहरा कर सके। Nuclear Iran, and they didn't know what was coming. They've never imagined it. Remember, because of our drill baby drill program, America has plenty of gas. We have so much gas. Under my leadership, we are #1 producer of oil and gas on the planet without even discussing the millions of barrels that we're getting from Venezuela. Because of the Trump administration's policies, we produce more oil and gas than Saudi Arabia and Russia combined. Think of that, Saudi Arabia and Russia combined. सदर ट्रंप के इस खिताब पर आलमी रद्द-ए-अमल मिला जुला रहा। अमेरिकी सेनेटर्स और कानून साजों ने ट्रंप की तकरीर पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें वाज़े मंसूबा और टाइमलाइन का इल्म नहीं है और अमेरिकी अवाम इस जंग के बारे में मजीद उलझन का शिकार हो सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी ऐवाने नुमाइंदगान के अक्सरियती रहनुमाओं ने खिताब की तारीफ की और कहा कि सदर ने ईरान की दहशतगर्दी और जौहरी सलाहियत के खतरे के हवाले से मुअस्सर मुकदमा पेश किया है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस खिताब के असरात सामने आए हैं। आलमी तेल की मंडियां बढ़ गईं और स्टॉक मार्केट्स में गिरावट नजर आई। तकरीबन अपने 20 मिनट के खिताब में ट्रंप ने इत्तेहादी ममालिक पर जोर दिया कि वो आबनाए हुर्मुज में शिपिंग का तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएं या फिर अमेरिकी तेल खरीदें। They should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. #1, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And #2, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the Strait and just take it, protect it, use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy.
صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب کے اختتام پر کہا کہ ہم اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں ایران کو شدید ضرب دیں گے اور انہیں پتھر کے زمانے میں واپس بھیجیں گے جہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ اگر ایران معاہدے میں تعاون نہیں کرے گا تو امریکہ تمام بجلی گھروں پر بمباری کرے گا. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. امریکی صدر کا یہ خطاب عالمی سیاست، توانائی کی ترسیل اور امریکی عوام کے لیے ایران کے خلاف جاری جنگ کی تصویر واضح کرتا ہے، جبکہ داخلی سطح پر اس پر امریکی سینیٹرز اور قانون سازوں کی طرف سے تنقیدی سوالات اور اختلافات بھی سامنے آئے ہیں. تاہم یہ لمحہ صدر ٹرمپ کے لیے ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے تقریباً مشن مکمل ہو گیا ہے، مگر ایک غیر معمولی شرط کے ساتھ کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل پر ایران کی گرفت بنیادی طور پر امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے. اگرچہ انہوں نے کہا کہ امریکہ مدد کرے گا، لیکن انہوں نے دوبارہ زور دے کر کہا کہ جن ممالک کی توانائی کی سپلائی کا انحصار اس اہم آبی گزرگاہ پر ہے، انہیں اس کی دوبارہ بحالی میں اب آگے آ کر کردار ادا کرنا چاہیے. ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ امریکہ جلد ہی اپنی فوجی کارروائیاں سمیٹ سکتا ہے، لیکن اس دوران انہوں نے تباہ کن حملوں کی دھمکی بھی دی. We are in this military operation so powerful, so brilliant against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. They were the bully of the Middle East, but they're the bully no longer. This is a true investment in your children and your grandchildren's future. The whole world is watching, and they can't leave the power, strength, and brilliance. They just can't believe what they're seeing. They leave it to your imagination, but they can't believe what they're seeing, the brilliance of the United States military. ایران نے امریکہ اور اسرائیل پر تباہ کن اور وسیع تر حملوں کی وارننگ جاری کی ہے. ایرانی فوج کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیل غیر اہم اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے آنے والے تباہ کن وسیع تر اور شدید حملوں کی تنبیہ بھی جاری کی ہے. تاکید کرد از آنجا که اصلی ترین عنصر در طراحی و ردیابی اهداف ترور شرکت‌های ICT و AI آمریکایی هستند، در پاسخ به عملیات تروریستی دشمن از این پس مؤسسات اصلی مؤثر در عملیات تروریستی اهداف مشروع ما خواهند بود. پاسداران انقلاب سے منسلک خبر رساں ادارے تسنیم اور نیم سرکاری خبر رساں ادارے فارس نیوز کے ذریعے جاری بیان میں ترجمان نے کہا کہ دونوں ممالک کے پاس تہران کی فوجی صلاحیتوں اور ساز و سامان کے بارے میں نامکمل معلومات ہیں. ترجمان نے مزید کہا کہ ایران کی فوجی پیداوار ایسی جگہوں پر ہوتی ہے جن کے بارے میں آپ کو بالکل بھی علم نہیں، اور اسی طرح انہوں نے ٹرمپ کے اس دعوے کو بھی مسترد کیا کہ ایران کے ہتھیاروں کے ذخائر بڑے پیمانے پر تباہ اور ختم ہو چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کو اس جارحیت کی قیمت چکانی ہوگی جس کا آغاز آپ نے کیا. جبکہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے عوام کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ ایران نے کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا، باوجود اس کے کہ ان کے بقول ملک نے قبضے اور حملوں کا سامنا کیا ہے. یہ خط ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے نئے صدر نے امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کی ہے، تاہم انہوں نے واضح نہیں کیا کہ وہ کس کی بات کر رہے تھے. انہوں نے مزید لکھا کہ ایرانی عوام کی امریکہ، یورپ اور ہمسایہ ممالک کے عوام سے کوئی دشمنی نہیں، اور آخر میں کہا کہ محض آرائی یا تعلقات میں سے انتخاب آنے والی نسلوں کے مستقبل کا تعین کرے گا. ایران پر اسرائیل کی جانب سے کارروائیاں جاری ہیں اور ایرانی میڈیا کے مطابق سابق وزیر خارجہ اور معتدل رہنما کمال خرازی تہران پر ہونے والے فضائی حملے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ ان کی اہلیہ ہلاک ہو گئی ہیں. حملے اصفہان، شہریزہ، کاشان، آران، بیاتگول اور نجف آباد کے علاقوں میں کیے گئے، جس میں ہوائی اڈے اور مقامی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا.
जजीरा हैंगाम में होने वाले हमले में 7 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बरतानिया की रॉयल एयर फोर्स ने भी हालिया दिनों में ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में 10 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, जिन्हें खतरनाक इलाके में निशाना बनाया गया, ताहम मुकाम की तफसील फराहम नहीं की गई। वजारत दिफा के मुताबिक बरतानिया के लड़ाका तैयारे, जिनमें टाइफोन और F-35 शामिल हैं, दिफाई मिशन जारी रखे हुए हैं और ये साइप्रस, उर्दन, बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के फिजाई हदूद में प्रवास कर रहे हैं। लबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। इस दौरान हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर यूसुफ हाशिम बैरूत में मारे गए, जबकि एक और रुकन मोहम्मद बाकिर भी हमले में हलाक हुए। हिजबुल्लाह ने मालकिया और यारून की बस्तियों में इसराइली फोर्सेस पर भी हमले किए हैं और उन मुनाखम कंपनी को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया है। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दिफाई निज़ाम ने मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला किया, जबकि UAE वजारत दिफा ने कहा कि हमलों की आवाज़ें मिसाइल नकारा बनाने के दौरान पैदा होने वाले धमाकों की हैं और ईरानी मिसाइलों को रोका जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी कौम से खिताब में खलीजी इत्तेहादियों बाशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का शुक्रिया अदा किया है और कहा कि ईरानी हुकूमत खित्ते में पागलपन भरे दहशतगर्दाना हमले कर रही है, जो तनाज़े से बिल्कुल गैर मुताल्लिक हैं। ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से हमले शुरू हुए 1 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और वहां रहने वाले लाखों अफराद हुकूमत की तरफ से आयद की गई इंटरनेट पाबंदियों के बाइस मुकम्मल ब्लैकआउट का शिकार हैं। इसके बावजूद हम ऐसे ईरानियों से राब्ता कायम करने में कामयाब रहे जिन्होंने ऑनलाइन रहने के मुख्तलिफ तरीके तलाश कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि उनके वसाइल और सहूलियात में किस तरह फ़र्क पाया जाता है। तफसील सैयद अली काज़मी की इस रिपोर्ट में। ईरान में रहने वालों के लिए अपनी हालत ज़ार के बारे में बाहर की दुनिया को बताना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद कुछ ईरानियों ने हम तक रसाई हासिल की है ताकि हमें अपने ख़ानदानी इख्तलाफात के बारे में बता सकें। ये नौरोज़ का, नए साल का वक्त है। ये आमतौर पर खुशी का मौका होता है, मगर इस साल कुछ लोग अकेले ही नौरोज़ मना रहे हैं। मेरी बहन इस जंग से तंग है। वो बिल्कुल भी जंग की हिमायत नहीं करती, लेकिन मैंने इब्तिदा में इसकी हिमायत की थी। किसी दिन वो अमेरिका को मुरद इल्ज़ाम ठहराती है और कभी इस्लामी जमहूरिया ईरान को मौजूदा जंग का जिम्मेदार करार देती है। मैं नौरोज़ के लिए बहुत पुरजोश था। मैंने अपने कपड़े पैक कर लिए थे। मैं चाहता था कि फैमिली के साथ नौरोज़ गुजारूं, लेकिन अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं नौरोज़ अकेले गुजारूंगा। मैं जंग के खिलाफ हूँ। जंग में हजारों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और फिर उनको कोई याद भी नहीं करता। मेरा खानदान ईरान पर हमलों की हिमायत करता है। मेरी वालदा कहती हैं कि अगर तुम्हारी किसी दोस्त या रिश्तेदार को मार दिया जाता तो तुम्हारी राय मुख्तलिफ होती। मैं बस चाहती हूँ कि ये जंग खत्म हो जाए। हम अपने चचा और उनके बच्चों से बात नहीं करते। उनके बेटों में से एक शायद उन फोर्सेस के साथ है जिन्होंने मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन किया। दूसरी तरफ उनका एक और बेटा उस एहतजाज में शामिल था। मेरे चचा का कहना था कि अगर उनके बच्चे मुजाहिरे के दौरान मार भी दिए जाएं, तो वो उनकी लाश लेने नहीं जाएंगे। मेरी माँ और बाप आमतौर पर झगड़ते रहते हैं। मेरे वालिद को वहम है कि ईरान जल्द अपनी सरहदें खोल देगा और 5 साल के अंदर अंदर यहाँ तामीर नौ होगी या इलॉन मस्क ईरान में सरमायाकारी करेगा। वो इसराइली प्रोपेगेंडा से मुतासिर हो रहे हैं। उनको लगता है कि दोनों ममालिक दोस्त बन जाएंगे। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत से आम लोग मर चुके हैं। चूंकि इसराइल ईरान जंग में अमेरिका के साथ शरीक है, तो सदर ट्रंप के बयानात पर इसराइल में क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, ये बता रही है मशरिक़ वस्ता से जुलान नील।
कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये सब अब भी एक पेचीदा हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है। उनके मुताबिक आने वाले हफ्तों में अमेरिका की जानिब से ज़मीनी कार्रवाई का इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गुज़श्ता रात खिताब में कहा कि ईरानी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचाया गया है और इसराइल को दरपेश बड़ा ख़तरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन खदशा ये है कि निज़ाम के बाकी अनासिर वक्त के साथ अपनी फ़ौजी सलाहियतें दोबारा बहाल कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इसराइल और खलीजी ममालिक के लिए ये जंग सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं होगी कि सदर ट्रंप ऐसा ऐलान कर दें। ईरान के साथ साथ इसराइल ने लेबनान में भी कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। लेबनान के सेहत के इदारे के मुताबिक बैरूत में हमलों में 5 अफराद हलाक और 21 जख्मी हुए हैं। इसराइल के वज़ीर दिफा का कहना है कि जनूबी लेबनान में एक बफर जोन कायम किया जाएगा और मौजूदा जंग के खात्मे के बाद भी इसराइल इस इलाके के एक हिस्से पर सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय ममालिक और कनाडा ने इस मंसूबे को इलाकाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। लेबनान ने इन इसराइली मंसूबों की भी मजम्मत की है, जिन्हें वो लेबनानी सरजमीन पर एक नए कब्जे का नाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता रात अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामिक काउंसिल के इजलास में बताया गया कि जंग के गुज़िश्ता 4 हफ्तों के दौरान 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि लेबनानी हुकाम के मुताबिक अब तक 1200 शहरी हलाक भी हो चुके हैं। बीबीसी के जेरमी बाउन की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं समीत ककरो। मंगल के रोज बेरूत के मनाजिर कुछ ऐसे थे। एक और इजरायली हमला। इजरायलियों का कहना है कि ये सब उनके अपने लोगों की हिफाजत और ईरान की हलीफ लुबनाई मिलिशिया और सियासी तहरीक हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए ज़रूरी है। दुनिया की तवज्जो ईरान और मशरिक़ वुस्ता पर मरकूज़ है। ऐसे में इजराइल लुबनान पर बहुत शदीद हमले कर रहा है। इसराइल और अमेरिका की ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद इसराइल हिजबुल्लाह के हमलों को इन कार्रवाइयों का जवाब बना रहा है। दर हकीकत 2024 की सीज़ फायर के बाद से इसराइल लुबनान पर तकरीबन रोज़ाना फ़िज़ाई हमले कर रहा है। जो चीज़ अब बदली है वो है इन हमलों की शिद्दत। ये वो ताज़ा दम दस्ते थे जो सरहद की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसराइल जनूबी लुबनान पर हमला करने और कब्ज़ा करने के लिए मज़ीद फ़ौज भेज रहा है। यहाँ भी गज़ा वाली हिकमत अमली इस्तेमाल की जा रही है। लेबनान में सरहद के करीब वाक़े देहात के तमाम घर मिस्मार कर दिए जाएंगे, बिल्कुल गज़ा में रफ़ा और बैत हानून के मॉडल की तरह। ये इसलिए ताकि सरहद के करीब मौजूद ख़तरात को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। जनूबी लुबनान में यूएन के 3 अमन एहलकारों की हलाकत की अक़वाम मुत्तहिदा में मज़म्मत की गई और बढ़ते इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। लबनान में गुज़श्ता 4 हफ्तों के दौरान 11 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, जिनमें 3,70,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। गुज़श्ता 1 माह में 2 लाख से ज़्यादा लोग शाम जा चुके हैं। ज़बरदस्ती बेदखली का एक सिलसिला जारी है। इतने बड़े पैमाने पर बेदखली से जाहिर है कि खतरात बढ़ जाते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन और लड़कियों के लिए। इजरायली हमलों की वजह से अपने घर से निकाले गए लोग बेरूत की सड़कों पर कैंप लगाकर रह रहे हैं। लुबनान की कमज़ोर रियासत इतनी बड़ी तादाद में बेघर होने वाले लोगों को खाना या छत फराहम करने के काबिल नहीं है। 12 साला शामी लड़की नरमन अल इस्सा अपनी खाला के साथ पाना लिए हुए हैं। उसके वालिदैन, 2 भाई और एक बहन तकरीबन 2 हफ्ते पहले उस वक्त हलाक हो गए थे जब इजराइल ने जनूबी बेरूत में उनका घर तबाह कर दिया। मैं अपनी खाला के घर थी जब हमने हमले की आवाज़ सुनी। मैंने कहा चलो मामा के पास चलते हैं। हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि पूरी इमारत मामा और पापा पर गिर चुकी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं दोबारा स्कूल जा सकूंगी। मैं चाहती हूँ कि अपने दोस्तों के साथ फिर से खेलूं और ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए। ये बहुत बुरा है। मुझे उम्मीद है कि ये फिर से खूबसूरत हो जाएगा। एक सीनियर लुबनाई सफारती सोर्स के अहलकार ने हमें बताया कि लुबनान का बहरान और इजराइल के हमले हिजबुल्लाह के लिए हिमायत में इजाफा कर रहे हैं और इजराइल उस सोर्स के बकौल लुबनान को ख़त्म कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि अगरचे ऑस्ट्रेलिया ईरान की जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के मकसद की हिमायत करता है, लेकिन अब ये वाज़ेह नहीं कि मज़ीद क्या इक़दामात दरकार हैं या इस अमल का हतमी नतीजा क्या होना चाहिए। Now it's the Australian way that people want to do their bit, and there are simple ways that you can. उनके ये बयानात नेशनल प्रेस क्लब में खिताब के दौरान आए। ये वही वक्त था
जब अमरीकी सदर ट्रंप कौम से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम से ट्रंप की जानिब से तनाज़े के खात्मे के लिए दिए गए वक्त के तयन के बारे में भी सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से इसके आगाज से पहले कोई मुशावरत नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम तनाव में कमी देखना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि इस बात पर ज्यादा वजाहत हो कि ये मामला कैसे खत्म होगा। ये बयानात एंथनी अल्बेनीज़ के तकरीबन 24 घंटे कबल की गई मुख्तसर तकरीर के बाद सामने आए हैं कि जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलवी अवाम को खबरदार किया था कि आने वाले महीने आसान नहीं होंगे। उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस जंग का फाल फरीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तमाम ऑस्ट्रेलवी इसके बाइस ज्यादा कीमतें अदा कर रहे हैं। Protect Australia from the worst of it. These are uncertain times, but I'm absolutely certain of this. We will deal with these global challenges the Australian way, working together and looking after each other, as we always have. नासा का आर्टेमिस 2 मिशन रवाना हो चुका है और फिलहाल ये खलाई जहाज अब जमीन के गिर्द मदार में मौजूद है। ये अगले 24 घंटे तक मदार में रहेगा ताकि जमीन पर मौजूद साइंसदान और अमला जांच पड़ताल कर सके और अगर सब चीजें मंसूबे के मुताबिक और ठीक रहें तो इसे चांद की तरफ जाने की इजाजत मिल जाए। 9, 8, 7, RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition, and liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. एक नासा एहलकार ने इस मिशन के मदार में पहुंचने के बाद तस्दीक की कि खलाई जहाज पर मौजूद अमला महफूज, पुरएतमाद और बेहतरीन मोड में है। इस 10 रोजा मिशन के दौरान खलाई जहाज चांद पर नहीं उतरेगा, बल्कि इसके गिर्द चक्कर लगाने का मंसूबा है और मुमकिन है कि ये जमीन से इतनी दूर जाएं जितना कोई इंसान पहले कभी नहीं गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा दीगर आलमी रहनुमाओं ने भी नासा की टीम और इस मिशन में शामिल खलाबाजों को आर्टेमिस 2 की कामयाब लॉन्चिंग पर मुबारकबाद दी है। सदर ट्रंप ने इस मिशन को बहुत शानदार करार दिया और कहा कि ये रॉकेट इतनी दूर जाएगा जितना इससे पहले कोई इंसान बरदार रॉकेट नहीं किया और ये बहुत नुमाया तौर पर चांद को पीछे छोड़ देगा। My fellow Americans, good evening. Let me begin by congratulating the team at NASA and our brave astronauts on the successful launch of Artemis II. It was quite something. It will be traveling further than any manned rocket has ever flown and will very substantially pass the moon, go around it, and come back home from a distance that has never been done before. It's amazing. They are on the way, and God bless them. These are brave people. We want to God bless those 4 unbelievable astronauts. आज के कामयाब लॉन्च का मतलब ये भी है कि खलाबाज खलाई जहाज से जुज़वी सूरज ग्रहण भी देख सकेंगे। चांद सूरज को ढांप रहा होगा, लेकिन वो सूरज के कोरोना यानी उसके माहौल के बैरूनी हिस्से को देख सकेंगे। नासा की कायम मुकाम एसोसिएट मुंतज़िम डॉक्टर लॉरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को बताया कि ये एक मुनफरिद मौका होगा। आर्टेमिस प्रोग्राम साइंसदानों की बरसों की मेहनत का नतीजा है और इस काविश में हजारों अफराद शामिल रहे हैं और अब तक इस पर तकरीबन $93 अरब लागत का तखमीना लगाया गया है। लेकिन कुछ लोगों में ये एहसास नुमाया है कि ये सब पहले हो चुका है। 50 साल से ज्यादा अरसा पहले अमेरिका के अपोलो मिशन ने तारीख रकम की थी जब पहली बार इंसानों ने चांद की सतह पर कदम रखा था। चांद पर मजमूई तौर पर 6 कामयाब लैंडिंग्स के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि चांद की तस्खीर को खलाई फहरिस्त से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है। तो अब सवाल ये है कि फिर अमेरिका वहां पहुंचने के लिए दोबारा इतना वक्त, मेहनत और सरमाया क्यों लगा रहा है? दरअसल नासा की नजरें मरीख पर हैं और वो चाहता है कि 2030 की दहाई तक इंसानों को वहां भेजे, लेकिन टेक्नोलॉजी की रुकावटों को देखते हुए ये एक मुश्किल हदफ लगता है। लेकिन कहीं से तो आगाज करना जरूरी है और अमेरिका ने फैसला किया है कि वो आगाज चांद से करेगा। चांद बज़ाहिर खुश्क और बंजर दिखाई देता है, मगर माहिरीन के मुताबिक ये कीमती वसाइल से भरपूर है। नासा से वाबस्ता तहकीक और साइंसी माहिरीन का कहना है कि चांद में जमीन जैसे अनासर यानी नायाब धातें, हीलियम और बड़ी मिकदार में पानी भी मौजूद है।
खासतौर पर कुतबी इलाकों में बर्फ की शक्ल में। माहिरीन के मुताबिक ये पानी न सिर्फ पीने बल्कि इसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तब्दील करके खलाबाजों के लिए सांस और ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी जानब अमेरिका और चाइना के दरमियान चांद पर बरतरी हासिल करने की दौड़ भी तेज हो गई है। दोनों ममालिक वसाइल से भरपूर इलाकों तक रसाई चाहते हैं। चीन अपने खलाई प्रोग्राम में तेजी से पेशरफ्त कर रहा है। इसने कामयाबी के साथ रोबोट्स और रोवर्स को चांद पर उतारा है और चीन का दावा है कि वह सन 2030 तक इंसानों को चांद पर पहुंचा देगा। चांद की धूल में झंडा गाड़ना अब भी वकार की बात है, लेकिन अब यह भी अहम है कि आप इसे चांद के किस मुकाम पर गाड़ते हैं। अमेरिका और चीन दोनों चांद के उन हिस्सों तक रसाई चाहते हैं जहां वसाइल सबसे ज्यादा हैं, जिसका मतलब है कि चांद की बेहतरीन जमीन पर दस्तरस हासिल करना। माहिरीन का कहना है कि चांद मुस्तकबिल में न सिर्फ साइंसी तहकीक बल्कि खलाई मईशत और मरीख तक रसाई के लिए भी एक अहम मरकज साबित हो सकता है। अपोलो मिशन की धुंधली और ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज ने खला के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया था, और अगरचे ये फुटेज देखने वालों में से सिर्फ चंद खुशनसीब ही को खलाबाज बना सकी, लेकिन इन तस्वीर को देखकर बहुत से लोग साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के शोबों में करियर बनाने निकल पड़े। अब उम्मीद की जा रही है कि आर्टेमिस मिशन जो दुनिया भर में बराह रास्त नशर होंगे, ये नई नस्ल को भी मुतासिर करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खबरदार किया है कि अगर ईरान के साथ जल्द डील ना हुई तो अमेरिका उसके बिजली घरों, तेल के कुओं और जजीरा खरक को निशाना बनाएगा। आज हम सीबीसी रीडर्स में उमर आफरीदी से ये जानेंगे कि 80 की दहाई से इस जजीरे पर सदर ट्रंप की नजरें क्यों लगी हुई हैं। आबनाए हुर्मुज़ के शुमाल मगरिब में वाक़े इस छोटे से जजीरे पर सदर ट्रंप की नज़रें 40 साल से लगी हुई हैं। तब एक बिजनेसमैन की हैसियत से दिए गए इंटरव्यू में जब उनसे मफरूज़े पर मबनी सवाल पूछा गया था कि अगर वो अमेरिका के सदर होते तो ईरान से क्या सलूक करते, उन्होंने दूसरी बातों के साथ ये भी कहा था, मैं उनके जजीरे खार्क पर कब्ज़ा कर लूँगा। आज वो अमेरिका के सदर हैं। चौकड़ियाँ भरते हिरनों का ये मस्कन ईरान के लिए कितना अहम है कि अमेरिकी सदर इस पर कब्ज़े की बात कर रहे हैं। बीबीसी फारसी के फरजाद सैफी कारान की तहरीर पर मबनी बीबीसी रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। ट्रंप ने हाल ही में बरतानवी रोजनामे फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो ईरान का तेल ले सकते हैं और मुल्क में तेल के बड़े मरकज़ खार्क जजीरे पर कब्जा भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, सच ये है कि मेरा पसंदीदा इंतखाब ये है कि ईरान का तेल ले लिया जाए। उन्होंने इशारतन कहा कि इसका मतलब खार्क जजीरे पर कंट्रोल हासिल करना भी हो सकता है। अपने मखसूस लबो लहजे में उन्होंने कहा, शायद हम खार्क जजीरा ले लें, शायद ना लें, हमारे पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। ट्रंप ने यह धमकी ऐसे वक्त में दी है जब मजीद 3,500 अमरीकी फ़ौजी खित्ते में पड़ाव डाल चुके हैं। 80 के अशरे में 8 साल तक जारी रहने वाली ईरान इराक जंग के दौरान ट्रंप ने एक दूसरे बरतानवी अखबार द गार्जियन को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर ईरान ने अमरीकी मफादात पर हमला किया तो जजीरा खार्क पर कब्जा कर लिया जाए। उस इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया था कि अगर वो सदर बने तो ईरान के साथ क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था, मैं ईरान पर सख्ती करूंगा, वो हमें नफसियाती तौर पर मार रहे हैं, वो हमें अहमक समझते हैं, अगर उन्होंने हमारे किसी जहाज़ पर एक भी गोली चलाई तो मैं उनके जजीरे खार्क पर कब्जा कर लूँगा। तब ट्रंप का सियासत से दूर का वास्ता भी नहीं था और अखबार ने उनका ये इंटरव्यू एक बिजनेसमैन की हैसियत से किया था। अब तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर हैं और उनका मुल्क इसराइल के साथ मिलकर बराह रास्त ईरान के साथ जंग में मुलव्विस है। 1980 से 88 तक जारी ईरान इराक जंग के दौरान ईरान की तेल की 90% से ज़्यादा बरामदात खार्क के रास्ते होती थीं। यही सबब था कि इराक ने इस छोटे से जजीरे पर 2,800 हमले किए थे। ये जजीरा ईरान के तेल के सबसे बड़े ज़खायर का मरकज़ है और ईरानी तेल की 90% बरामदात इसी छोटे से जजीरे से होती हैं। गुज़श्ता बरस जून में 12 रोज़ा जंग से कबल ये जजीरा भी इसराइल के मुमकिना अहदाफ में शामिल था। खार्क उस वक्त खबरों में आया जब इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म
اور ملک میں حزب اختلاف کے مرکزی رہنما یائر لپڈ نے ایران کی تیل تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کے بعد ایکس پر لکھا کہ اسرائیل کو جزیرہ خارق پر ایران کی تمام آئل فیلڈز اور توانائی کی صنعت کو تباہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ایران کی معیشت تباہ ہو جائے گی اور حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ ایرانی تیل کے ذخائر پر اسرائیل کے حملوں کے بعد امریکی ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے اسرائیل پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے اہداف کا انتخاب احتیاط سے کرے، کیونکہ بقول ان کے ہمارا مقصد ایرانی عوام کو اس طرح آزاد کرانا ہے کہ اس حکومت کے خاتمے کے بعد ان کی نئی اور بہتر زندگی کے مواقع میں کوئی خلل نہ پڑے۔ پینٹاگون کے ایک سابق سینئر مشیر مائیکل روبن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے جزیرہ خارق کی اہمیت اور اس پر قبضے سے متعلق ان سے بات کی تھی۔ ان کے بقول اگر ٹرمپ ایران پر میزائل حملوں اور بمباری کے بعد مزید دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں تو جزیرہ خارق پر قبضہ کرنا ایرانی حکومت کو فنڈنگ کے ایک اہم ذریعے سے محروم کر سکتا ہے۔ یہ جزیرہ ایران کی تیل کی برآمدات کے لحاظ سے بہت اہم ہے اور تیل کی برآمدات کا بڑا ٹرمینل بھی یہیں پر قائم ہے۔ خارق کو خام تیل کی برآمد اور لوڈنگ کے لیے سب سے موزوں مقام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ملک کے تیل سے مالا مال بعض خطوں سے قریب ہے اور اس کے اطراف سمندر کی زیادہ گہرائی میں بڑے آئل ٹینکر بآسانی لنگر انداز ہو جاتے ہیں۔ ایرانی تیل کا سب سے بڑا آف شور ابوذر آئل کمپلیکس خارق سے 75 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ خلیج فارس میں ایرانی تیل کی زیادہ تر پیداوار اسی آئل فیلڈ سے ہوتی ہے۔ ابوذر آئل فیلڈ 3 اہم آپریٹنگ پلیٹ فارمز پر مشتمل ہے، ہر ایک کی پیداواری صلاحیت 80,000 بیرل یومیہ ہے۔ ابوذر آئل پروسیسنگ پلانٹ بھی جزیرہ خارق میں واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جزیرہ خارق ایران میں تیل ذخیرہ کرنے کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک ہے۔ ایرانی آئل ٹرمینلز کمپنی کے مطابق خارق میں خام تیل ذخیرہ کرنے کے 40 ٹینک ہیں، جہاں 2 کروڑ بیرل سے زیادہ تیل رکھا جا سکتا ہے۔ ملک کے جنوب میں تیل کی دولت سے مالا مال علاقوں سے نکالا جانے والا خام تیل زیر سمندر پائپ لائن کے ذریعے خارق سٹوریج ٹینکوں میں داخل ہوتا ہے۔ جب تک امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ ایران کا جوہری معاہدہ برقرار تھا تو ایران کو اس معاہدے کے تحت اپنے تیل کی پیداوار بڑھانے اور اسے مختصر مدت کے لیے فروخت کرنے کی بھی اجازت دی گئی تھی۔ اس معاہدے کے دوران ایران نے تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کو بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جزیرہ خارق میں زمین محدود ہے اور اس کا موسم اکثر طوفانی اور خراب رہتا ہے، اس لیے 2016 میں 1 کروڑ بیرل کی گنجائش کے ساتھ خام تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا۔ خارق میں خام تیل کا معیار جانچنے کے لیے ایک لیبارٹری بھی ہے۔ یہ لیبارٹری بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ ایرانی آئل ٹرمینلز آرگنائزیشن کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کی بہترین لیبارٹریوں میں سے ایک ہے۔ خارق پیٹرو کیمیکل کمپنی بھی اس جزیرے میں کام کرتی ہے، جس کا مقصد تیل نکالنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گیسوں کو جلنے سے روکنا اور انہیں قیمتی مصنوعات میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ کمپنی میتھنول، سلفر، پروپین، بیوٹین اور نیفتا جیسی مصنوعات بناتی ہیں۔ صرف 8,000 کے لگ بھگ آبادی والے خارق میں اسلامی آزاد یونیورسٹی بھی قائم ہے۔ اس یونیورسٹی میں مطالعے کے سب سے اہم شعبوں میں پیٹرولیم اور سمندری مطالعہ شامل ہیں۔ 20 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ جزیرہ ایرانی صوبے بوشہر کا حصہ ہے۔ تیل کی تنصیبات کے علاوہ یہاں کی ایک اور خاص بات ہرنوں کی بڑی تعداد ہے۔ یہ ہرن پوری آزادی کے ساتھ اس جزیرے پر جا بجا گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں کا ماحول ہرنوں کے رہنے اور افزائش نسل کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے، اور تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ان کی تعداد جزیرہ خارق کی گنجائش سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سحربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔